हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारा पार्ट कर लिया। आज हमारा लास्ट पार्ट है जो हमने पढ़ा था कि किस किस अलग अलग मेथड से कैसे की जाती है या फार्मिंग की जाती है, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, जो ट्रेडिशनल थी मॉडर्न थी, दोनों को एक साथ मिलाकर भी यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट है जो आज हम करने वाले हैं, कंटेम्प्रेरी एग्रीकल्चर। ये क्या है? कंटेम्प्रेरी एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडर्न फार्मिंग मेथड डेट यूज़ टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, मशीनरी यूज़ करता है और न्यू फार्मिंग जो टेक्निक्स हैं उन सबको यूज़ करता है। अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, जो इंट्रोड्यूस हुआ था या लाया गया था 1960 से 1970s के बीच में। अब इस मोमेंट में क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ? हाई यील्डिंग वेराइटीज़ यानी कि HYE ऑफ सीड्स की किस तरह से ज़्यादा जो है यील्ड वाले सीड्स हम बना सकते हैं। इंक्रीज्ड इरीगेशन, वो इंक्रीज हुआ। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के बारे में पता चला। एंड मैकेनिज्ड इक्विपमेंट अमंग अदर्स। तो सारी चीज़ें जो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं फार्मिंग के लिए वो सब यहाँ पर यूज़ हुआ, उनके बारे में बताया गया। ये है MS स्वामीनाथन, जो जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए आर्किटेक्ट थे और इनको भारत रत्न भी मिला है। दिस रेवोल्यूशन लेड टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो इसमें क्या हुआ, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, पर्टिकुलरली ऑफ व्हीट एंड राइस, ज़्यादातर इनका। एंड इंडिया अचीव्ड सेल्फ सुफिशियंसी इन फूड। और इंडिया ने जो है मतलब उन्हें बाहर से अब कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपना फूड जितना उनकी पॉपुलेशन को चाहिए वो खुद से मिल रहा था। मॉडर्न फार्म स्टार्टेड यूजिंग ट्रैक्टर्स। अब मॉडर्न जो है यूजेज चीज़ यूज़ करने लगे थे, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह है, हार्वेस्टर और बाकी जो मशीनरी थी वो, ताकि उनका काम जल्दी हो और ईजी हो जाए। सिंस देन, उसके बाद से एग्रीकल्चर हैज़ एमर्ज्ड एज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद से जो इंडियन फार्मिंग है वो इंडियन इकोनॉमी का, GDP का एक जो है बैकबोन की तरह काम करता है। ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, अब पिछले कुछ सालों से द लिमिट ऑफ द अप्रोच एंड मेथड ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बिकम विजिबल। तो इसके जो मेथड थे, अप्रोच थे, वो ज़्यादा विजिबल हो गए हैं। लॉन्ग टर्म इम्प्रोवाइजमेंट ऑफ द सोयल एंड डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, contamination of the soil and water by pesticides and fertilizers, damage to human and animal health। अब उस टाइम तो ठीक था कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, क्योंकि उस टाइम पे प्रोडक्शन बढ़ाना था, बाहर से कितना हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन अब उसकी चीज़ें हमें दिखने को मिल रही हैं कि क्या क्या उसकी इफ़ेक्ट भी हमारे ऊपर हुए हैं। ठीक है, जैसे सोयल है, सोयल क्या हो गई, उसकी जो नरिशमेंट थी वो कम हो गई, या पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से वाटर जो सोयल है वो ख़राब हो गए हैं, मतलब उनकी क्वालिटी कम हो गई है, ग्राउंड वाटर कम हो गया, नीचे चला गया है। और ये सारी चीज़ें क्या करती है, ह्यूमन और एनिमल हेल्थ को क्या कर रही हैं, ख़राब कर रहे हैं। इंक्लूडिंग, अब इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैंसर केसेस इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं। एज मैनी साइंटिफिक स्टडीज़ हैव एस्टेब्लिश, जितनी साइंटिफिक स्टडीज़ हुई है उनसे पता चला है कि ये पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, ये जो केसेस है कैंसर केसेस वो भी बढ़ रहे हैं बाकी सब की तरह। More and more agriculture scientists the world over question the sustainability of this type of agriculture। अब जो भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर के लिए रिलेटेड, तो वो इसी क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, क्या इस टाइप का एग्रीकल्चर सस्टेन रहना चाहिए, बना रहना चाहिए, या हमें पुराने टेक्निक यूज़ करने चाहिए। अब इसके सस्टेनेबल पाथवेज क्या हैं? In recent year, there has been a growing interest in combining the productivity of modern method with the wisdom of traditional practice to create sustainable agriculture। तो अब क्या हुआ कि अब इस तरह से चीज़ें हो रही थी, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि मॉडर्न मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन साथ में जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उनको भी यूज़ करेंगे, ताकि एग्रीकल्चर सस्टेनेबल बनी रहे। दिस अप्रोच, अब ये अप्रोच जो है इंस्पायर्ड थी किस पे, बाय इंडियन नॉलेज सिस्टम IKC एंड फोकस ऑन एनवायरमेंट फ्रेंडली लॉन्ग लास्टिंग फार्मिंग प्रैक्टिस। जो एनवायरमेंट फ्रेंडली लॉन्ग लास्टिंग फार्मिंग प्रैक्टिस है उससे ये जो है इंस्पायर थी। वन एग्जाम्पल इज द रीशुगरेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे कि उनको जो है फिर से लेकर आना ऑर्गेनिक फार्मिंग को, विच अवॉइड, अब ये क्या करता है, अवॉइड करता है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के यूज़ को, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है और मैं ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र हैं चीज़ें हैं वो यूज़ करनी है, और केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करने हैं। इंस्टेड इट रिलाइज ऑन नेचुरल फर्टिलाइजर सच एज, जैसे कि कंपोस्ट, सीड केक, रेजिड्यू होता है आफ्टर ऑयल हैज़ बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीड, तो वो सीड केक यूज़ कर सकते हैं। मैन्योर यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। अनदर एग्जाम्पल इज़ द यूज़ ऑफ नीम बेस्ड पेस्टिसाइड, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, सबसे बेस्ट होता है और नेचुरल भी है।
विच आर नेचुरल, जो कि नेचुरल है और मच लेस हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के लिए जो है ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं है देन केमिकल वंस, और केमिकल वन जो है ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। नाउ सिक्किम इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट, और सिक्किम जो है उसमें पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना है। इट अडोप्टेड एन ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल, इसने क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल को अडोप्ट किया ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करे, बाय बैनिंग इन 2014 में इन्होंने बैन कर दिया था केमिकल फर्टिलाइजर्स को एंड पेस्टिसाइड्स को, और फोकस करते थे नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। वे विजिटेड सिक्किम इन द पार्ट 1 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, तो इसके जो पार्ट 1 थी उसके वहाँ पर हमने पढ़ा। आइडेंटिफाई मॉडर्न एग्रीकल्चर सोल्यूशन इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, तो कौन कौन से हैं? सो सम मॉडर्न एग्रीकल्चर सोल्यूशन जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से इंस्पायर है। नीम बेस्ड पेस्टिसाइड, फार्मर ट्रेडिशनली यूज नीम लीव्स टू कीप इंसेक्ट्स अवे। टुडे मॉडर्न नीम बेस्ड बायोपेस्टिसाइड्स आते हैं, आर मेड यूजिंग द सेम आइडिया, जो सेम आइडिया को यूज़ करके बनाए गए हैं, एंड आर यूज टू कंट्रोल पेस्ट नेचुरली। ऑर्गेनिक मैन्योर और कंपोस्ट, अर्लियर फार्मर यूज्ड cow dung and plant waste to improve soil quality. Modern organic farming still use compost and biofertilizers to keep the soil healthy with chemicals. Crop rotation. Traditional farmers grew different crop in different season to keep the soil fertile. Today, scientists recommended systematic crop rotation as a modern soil management technique. तो पहले यूज़ होती थी, आजकल साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि उसी तरह से करो। Mixed cropping. Earlier, farmer grew more than one crop of the same field. Now this idea is used in modern intercropping system ताकि pest reduce हो सके और productivity increase हो सके. Rain water harvesting. People traditionally stored rain water in ponds और tank. Today क्या करते हैं, improve कर दिया इसको, जैसे कि check dam and ground water recharge system follow the same principle. Mulching. Farmer once covered soil with dry leaves or straw to retain moisture. मॉडर्न मल्चिंग जो है प्लास्टिक सीड्स का यूज़ करती है और ऑर्गेनिक मटेरियल का, ताकि एवापोरेशन रिड्यूस हो और सोइल को प्रोटेक्ट किया जा सके। नाउ व्हेन कंपेयरिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड, अब दोनों को जब कंपेयर किया जाता है, अ ट्रेड ऑफ इज एविडेंट, तो एक ट्रेड जो है एविडेंट होता है। मॉडर्न टेक्निक्स सच एज दोज फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ, आर हाईली प्रोडक्टिव, जो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, कैन प्रोड्यूस अ सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ फूड क्विकली। तो अब जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किस लिए आया था, कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और जो है ज़्यादा फूड मिले और जल्दी मिल जाए। हाउएवर एज वी सो अबव, अब जैसे हमने ऊपर देखा, द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ नॉट बीन विदाउट लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट। अब इससे हमें चीज़ें तो मिली, ज़्यादा खाना भी मिला, जल्दी भी मिला, लेकिन इसके जो है लॉन्ग टर्म में बहुत हार्मफुल इफेक्ट हुए, जैसे कि कैंसर केसेस वाला जो हमने पढ़ा। द यूज़ ऑफ केमिकल, अब इसमें क्या हो रहा है, केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो पोल्यूट करता है वाटर सोर्सेज को, जो डिजोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर और एंटर कर देते हैं, एंड डिस्टर्ब द इकोसिस्टम बाय हार्मिंग इंपॉर्टेंट क्रिएचर्स लाइक बीज विच आर सो नेसेसरी फॉर पोलिनेशन। अब जो डिस्टर्ब कर रहे हैं इकोसिस्टम को, जो क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे छोटा क्रिएचर जिसे बोल सकते हैं बी, जो पोलिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं बीज, तो उनको ही हम ये पहुंचाता है। ट्रेडिशनल मेथड ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल मेथड है ओफन मोर रिजाइलेंट, ज़्यादा रिजाइलेंट है और सस्टेनेबल है, बिकॉज दे वर्क इन हारमनी विद नेचर, क्योंकि वो नेचर के साथ हारमनी में काम करते हैं। हाउएवर दे मेर इल्ड लोअर रिजल्ट, उनके रिजल्ट कम आ सकते हैं। द चैलेंज टुडे इज, अब इसका चैलेंज क्या है, टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन द टू, दो के बीच में बैलेंस फाइंड आउट करना। यूजिंग मॉडर्न इनोवेशन, जो है मॉडर्न इनोवेशन टू मीट आवर फूड नीड्स, ताकि मॉडर्न इनोवेशन मिल सके फूड नीड के अकॉर्डिंग, वाइल ऑल्सो अडोप्टिंग द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर आवर एंसेस्टर, और जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है हमारे एंसेस्टर जो थे, जो पूर्वज थे, वो यूज़ करते थे, उसको हम अडोप्ट कर सके, तो दोनों चीज़ें मिलकर एक साथ काम करेंगी। नाउ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO हैज़ रिकॉग्नाइज 3 ग्लोबली सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम इन इंडिया, तो 3 जो है इन्होंने सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम बनाए हैं इंडिया में। द फार्मिंग ऑफ सैफरन इन कश्मीर, कश्मीर में जो सैफरन की खेती होती है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है उड़ीसा का। डेट हेरिटेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट को जो है उसको इंटीग्रेट किया उसके साथ में। एंड द बिलो सी लेवल एग्रीकल्चर मेथड इन केरला, केरला में जो है बिलो सी लेवल जो एग्रीकल्चर मेथड है वो, विच इंक्लूड क्रॉप प्लांटेशन एंड फिशिंग, जिसमें जो क्रॉप प्लांटेशन भी होता है और फिशिंग भी होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। नाउ
इफ़ यू थॉट दैट सोयल इज एब्सोल्युटली असेंशियल फॉर ग्रोइंग प्लांट, अगर आपको लगता है कि मिट्टी प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंक अगेन, तो दोबारा सोचो इसके बारे में। हाइड्रोफोनिक इज अ मेथड बाय विच प्लांट आर ग्रोन इन न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉल्यूशन। इनमें क्या होता है, जो प्लांट है उनको ग्रो किया जाता है सिर्फ पानी के अंदर, उनके अंदर सारे वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो सोइल के अंदर होते हैं। असेंशियल मिनरल्स आर गिवन डायरेक्टली टू द रूट्स, इसमें क्या होता है, जो मिनरल्स रूट्स को चाहिए वो डायरेक्टली दिए जाते हैं, जो रूट से उन्हें मतलब सोइल से मिलते हैं, रूट सोइल से लेती है, वो डायरेक्टली उन्हें मिल जाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ये कहाँ यूज़ होते हैं, जहाँ पे एनवायरनमेंट को, जैसे ग्रीन हाउस है तो वहाँ पे कंट्रोल करके रखा जाता है। मेकिंग इट एन ऑप्शन फॉर अर्बन फार्मिंग, तो अब ये क्या है, अर्बन फार्मिंग में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि शहरों में इसको यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। एन एरिया विद पुअर सोइल क्वालिटी, और जहाँ पर सोइल की क्वालिटी बहुत कम है तो वहाँ इन सब का यूज़ कर सकते हैं। द रोल ऑफ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट का रोल क्या है। इन मैनी स्टेट द गवर्नमेंट हैज़ अ सपोर्ट सिस्टम टू हेल्प फार्मर्स एक्सेस सीड्स, अब गवर्नमेंट एक जो है सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है ताकि फार्मर की हेल्प कर सके, उन्हें सीड्स मिले, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ मिले। इन्फॉर्मेशन ऑन द वेदर फोरकास्ट, उसकी इन्फॉर्मेशन देना, रिसर्च करना, और ट्रेनिंग ऑन न्यू फार्मिंग प्रैक्टिसेस, और अलग अलग फार्मिंग जो प्रैक्टिसेस आती रहती हैं उन सब पे ट्रेनिंग वगैरह करवाना, और इस तरह से एक्टिविटी चलते रहना। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरीगेशन एट लोअर प्राइस, और जो बहुत कम प्राइस पर जो है इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है ताकि वो इरीगेशन कर सके, पानी दे सके, ताकि उनका जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाए। फार्मर कैन एक्सेस फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू स्कीम फॉर क्रॉप इंश्योरेंस लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और बहुत सारी जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जो उनको दी जाती है अलग अलग स्कीम के थ्रू, ताकि वो अपनी क्रॉप के लिए, फसल के लिए इंश्योरेंस ले सके। उसमें से एक स्कीम यहाँ पर बताई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फाइनली द गवर्नमेंट परचेज इंपॉर्टेंट क्रॉप फ्रॉम फार्मर टू एंश्योर दैट दे हैव नो डिफिकल्टी मार्केटिंग देयर प्रोड्यूस एंड गेट द फेयर प्राइस, और लास्ट में गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती है वो खरीद लेती हैं ताकि फार्मर को जो उनकी फसल है उसको बेचने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और उन्हें सही प्राइस भी मिले। ठीक है, ये एक एग्जांपल है गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम का फार्मर्स के लिए। द प्रमोशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनका प्रमोशन करना, और बेटर एक्सेस देना इन्फॉर्मेशन का और मार्केट का अलग अलग डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, अनेबल फार्मर टू गेट बेटर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, और साथ में उन्हें बताना कि किस तरह से जो है वो अपनी फसल के लिए अच्छा प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि अंडरस्टैंडिंग मार्केट में हमने पार्ट 1 में पढ़ा। Now let's the special program for farmer on the radio or watch a program on television for few days. Write down carefully the information that is shared through these mediums. तो जो मीडियम से यूज़ हुए हैं या क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई वो, उसके बाद छोटी सी रिपोर्ट आपको बतानी है, इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज करना है, एज वेल एज क्वेश्चन डैट कम इन योर माइंड। जैसे कि अब क्या हो सकता है, आई वॉच्ड कृषि दर्शन, अ प्रोग्राम ऑन एग्रीकल्चर जो डीडी किसान पर आता है या डीडी नेशनल पर भी आता है। I was able to gather the following information: weather and climate update, daily and weekly weather prediction होता है, chances of rainfall और drought दोनों बताए जाते हैं, advice on protecting crop during extreme weather सब बताया गया, crop related guidance क्या थी, best time क्या है सीड के लिए, टेक्निक क्या है soil quality improve करने के लिए, टिप्स क्या है क्रॉप को yield को इंक्रीज करने के लिए, इंफॉर्मेशन ऑन पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, modern farming techniques, use of drip irrigation and sprinkles, benefit of organic farming, use of improved seeds and fertilizers. Next, government scheme and support, new subsidies for seeds and fertilizers, crop insurance schemes, information about loan for farmers, market and price information क्या है, current rates of major crops, advice on where farmer can sell their produce at better price. Success stories, interviews with farmers who use new techniques, example of best farming practices. Now, अब कौन कौन से क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो उससे रिलेटेड क्या हो सकता है, हाउ कैन स्मॉल फार्मर अफोर्ड मॉडर्न मशीन एंड इरीगेशन सिस्टम, वट कैन फार्मर डू इफ देयर क्रॉप फेल ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड वेदर चैलेंजेस, हाउ डू साइंटिस्ट टेस्ट न्यू सीड वेराइटीज बिफोर रिलीजिंग दैम, कैन ऑर्गेनिक फार्मिंग रिप्लेस कर सकती है केमिकल फार्मिंग को पूरी तरह से, व्हाट स्टेप कैन द गवर्नमेंट टेक टू सपोर्ट फार्मर ड्यूरिंग ड्रोट ईयर्स। उसके बाद में चैलेंजेस क्या क्या है, इंडियन फार्मर फेस सेवरल चैलेंजेस, तो बहुत सारे चैलेंजेस है, वन ऑफ देम हैज़ बीन द डिक्रीजिंग साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, एक उसका क्या है, लैंड होल्डिंग कम होता जा रहा है, एज लैंड गेट डिवाइडेड अमंग फैमिली मेम्बर अवर जनरेशन के साथ साथ लैंड डिवाइड होते रहते, जैसे पहले एक आदमी था
उसका एक खेत है। अब इसके 2 बच्चे हो गए तो इसी के 2 पार्ट हो गए, अब उनके 2-2 हो गए तो इसके 4-4 पार्ट हो गए, ठीक है। सो लैंड होल्डिंग यानी कि एक एरिया जो एक इंसान ओन करता है। तो अब जैसे जैसे जनरेशन के साथ आते हैं, फैमिली मेम्बर बढ़ते हैं, तो वो लैंड कम होता जा रहा है। द एवरेज लैंड होल्डिंग इज अप्रोक्सीमेटली 3/4 ऑफ अ हेक्टेयर। अब हेक्टेयर क्या होता है? 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर्स। द ओल्ड यूनिट ऑफ एन acre about 4,047 स्क्वायर मीटर इज स्टिल वाइडली यूज इन इंडिया। तो 1 हेक्टेयर का कितना 3/4 पार्ट ही मिलता है। दिस इज अबाउट द साइज ऑफ एन एवरेज फुटबॉल फील्ड, यानी कि एक फुटबॉल का फील्ड होता है, एक आदमी के पास उतना ही एरिया है। फार्मर विद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, अब जिनके पास छोटी छोटी जगह है, लैंड है, आर नॉट एबल टू अर्न मच इनकम, तो उनको ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती, क्योंकि फार्मिंग के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा आपके पास अगर लैंड है तो आप ज़्यादा खर्च आपका मतलब उतना ही होगा, या ज़्यादा भी होगा तो आपकी पैदावार भी उतनी ज़्यादा होगी, तो इनकम भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा है, लैंड आपके पास कम है, तो उसमें कम पैदावार होगी तो इनकम उतनी नहीं होगी। इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट फॉर फार्मर टू यूज़ ट्रैक्टर एंड अदर मशीन ऑन देयर फार्म, वो भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन जो है डिज़ाइन होती है बड़े फार्म्स के लिए और एक्सपेंसिव होती हैं बाय करना, ये रेंट पर भी लेना। Although of late machines have been designed and invented for small farms too, उसके बाद में जो है मशीन्स बनाई गई थी छोटे फार्म्स के लिए भी, लेकिन स्टार्टिंग में जो बनी थी वो ज़्यादातर बड़े फार्म्स के लिए थी। ट्रेडिशनली फैमिलीज इन फार्मिंग हैव डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम, अलग अलग जो इनके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं बियॉन्ड द क्रॉप दे ग्रो, क्रॉप के अलावा दे रियर काउज, गोट, पोल्ट्री, प्रैक्टिस एपीकल्चर्स और फिशिंग एंड सो ऑन, तो अलग अलग बाकी काम भी वो कर रहे हैं। वेयर पॉसिबल, जहाँ भी पॉसिबल होता है, दे कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी फॉरेस्ट से चीज़ें मिलती है वो ले लेते हैं। मैनी ग्रो ट्रीज ऑन द बंड्स ऑफ फ्रूट एंड टिम्बर, तो बहुत ज़्यादा जो है आसपास जो है फ्रूट और टिम्बर के क्या करते हैं, वो कर देते हैं, पेड़ वगैरह लगाते हैं। डाइवर्सिटी बिल्ड रिजाइलेंस, अब डाइवर्सिटी अलग अलग चीज़ें करेंगे तो रिजाइलेंस बढ़ जाता है। However, today this is proving to be inadequate to provide a decent quality of life to farmer, लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत ही मुश्किल हो गया है कि सिर्फ फार्मिंग से आप जो है एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। फार्मर ऑल्सो फेस वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ आवर टाइम, फार्मर जो है आज के टाइम पे हमारे टाइम का एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं। क्या? क्लाइमेट चेंज विद इंक्रीजिंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ वेदर पैटर्न्स, अब जो है बिल्कुल भी हमें नहीं पता क्या किस तरह का पैटर्न होगा, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। फॉर इंस्टेंट अनटाइमली रेन, कभी बारिश आ रही है, एंड मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम इवेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि एकदम से सूखा पड़ जाना या बहुत ज़्यादा बारिश आ जाना। फार्मर्स फेस अ हाइयर रिस्क ऑफ क्रॉप डिस्ट्रक्शन, तो इस तरह की चीज़ों से क्या होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि उनकी फसल ख़राब हो जाएगी। लीडिंग एट टाइम ऑफ हैवी लॉसेस, तो लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। दिस ट्रेंड इज़ लाइकली टू गेट वर्स एज आवर प्लांट्स गेट रैपिडली वार्मर, अब ये ट्रेंड जो है और भी ज़्यादा ख़राब ही होने वाला है, क्लाइमेट और भी ज़्यादा चेंज होगा, और क्योंकि और उसकी वजह से हमारा जो प्लेनेट है और भी ज़्यादा गर्म होगा। नाउ थिंक अबाउट इट, विच विद इट्स रिच एलुवियल ऑयल फॉर मिलेनिया, द गंगा बेसिन हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ फूड एंड वाटर फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, तो गंगा बेसिन पे सबसे ज़्यादा जो है फसल उगाई जाती है, क्योंकि वो जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मिलती है। ओवर 500 मिलियन टुडे, येट for some years the Ganga river has been under stress and is increasingly unable to replenish itself, तो खुद को ही सही नहीं कर पा रही है और स्ट्रेस में है, मतलब वो फिर से मतलब गंगा उतनी नहीं है या उसका पानी उतना अच्छा नहीं रहा है, उतनी फर्टाइल वो नहीं रही उतना आसपास का एरिया। Parts of it are no longer navigable in summer as the water level is too low even for river boats, और अब क्या हो गया है कि समर के टाइम पे, तो गर्मी के टाइम पे पानी हमें दिखाई ही नहीं देता कि यहाँ पर भी कभी रिवर थी, बोट तक वहाँ नहीं चल पाती हैं। द कोजेज आर मल्टीपल, बहुत अलग अलग इसके कारण है। ग्लोबल वार्मिंग इज कोजिंग हिमालयन ग्लेशियर टू मेल्ट एज एन अनप्रीसेडेंट रेट, अब वो बिना ही पता नहीं कौन से रेट पर वो क्या हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। मच वाटर इज डाइवर्टेड टू इरीगेशन, ज़्यादा जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है पानी को इरीगेशन के लिए। एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री पंप है आउट ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, वो ज़्यादा पानी निकाल ले रहे हैं ग्राउंड वाटर से। एंड 100 ऑफ डैम इंटरफेयर विद द रिवर नॉर्मल नेचुरल फ्लो, जो नेचुरल फ्लो था उसमें बहुत सारे डैम बनाकर उनको रोक दिया गया है नेचुरल फ्लो को। सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इसके भी सॉल्यूशन है, बट इफ़ दिस कंडीशन ऑफ गंगा परसिस्ट, लेकिन अगर यही कंडीशन रही
एग्रीकल्चर इन इट्स बेसिन मे बिकम लेस एंड लेस सस्टेनेबल। तो एग्रीकल्चर जो है बहुत कम हो जाएगा इसके आसपास के एरिया में। थ्रेटनिंग द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस, जो वहाँ लोग रहते हैं या जो आसपास के लोग हैं जिनको वहाँ से खाना मिलता है, चीज़ें मिलती हैं, नहीं मिलेगी और इंडिया की फूड प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। सच चैलेंजेस एंड अ फ्यू मोर हैव ऑफन लीड टू टेक लोन इन टाइम ऑफ हार्डशिप। अब इस तरह के चैलेंजेस होने की वजह से फार्मर्स क्या करते हैं, लोन लेते हैं जब भी उन्हें ज़रूरत होती है, ओनली टू फाइंड दैट पेइंग दोज लोन्स बैक वॉज डिफिकल्ट एंड कैचिंग दैम इज अ डेफ ट्रैप। अब वो क्या करते हैं, लोन तो ले लिया लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि इसको वापस फिल करना भरना और भी मुश्किल है और वो एक तरह से उधार के खर्चे में डेप्थ में आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट तो बहुत सारे फार्मर as many as 2300 every day according to some estimates have been compiled to abandon agriculture। इतने लोग हर रोज जो है एग्रीकल्चर को छोड़ रहे हैं, ये सारे चैलेंजेस की वजह से, ये लोन लेने की वजह से, फिर वो उसका खर्चा नहीं दे पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर छोड़कर बाकी काम करने को तैयार हैं विद न्यू अप्रोचेस सच एज दोज डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर। तो अब हमने बहुत सारी अप्रोचेस देखी जो इस चैप्टर में हमने पढ़ी। देयर इज होप, तो अभी भी होप है दैट एग्रीकल्चर विल इवेंचुअली फ्लरिश इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, कि एग्रीकल्चर फिर से जो है इंडिया के हर एक पार्ट में फ्लरिश हो जाएगी, फिर से उसी तरह से होगा जैसे पहले था। सो अब क्या क्या हमने पढ़ा, इंडियन एग्रीकल्चर ब्लेंड करती है ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड के साथ, इन्वॉल्विंग क्रॉप, लाइव स्टॉक्स, फॉरेस्ट्री एंड मोर, तो सब चीज़ें उसमें चलती हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज कनेक्टेड विद इट्स डाइवर्स क्लाइमेट, तो डाइवर्स क्लाइमेट से कनेक्ट होती है, और मॉनसून विद 3 क्रॉपिंग सीजन है इसमें, खरीफ, रबी एंड जैद। 6 मेजर सोयल टाइप है, इन्फ्लुएंस करते हैं विच क्रॉप आर ग्रोन, कि उसमें कौन सी फसल आएगी। सोयल हेल्थ इज, अब सोयल की हेल्थ जो है वो की है फ्लरिशिंग के लिए और सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए। सीड्स आर पास डाउन ट्रेडिशनली और बोट एज हाई इल्ड वेराइटीज फ्रॉम कंपनीज। अब सीड जो है पहले ट्रेडिशनली पास डाउन किए जाते थे, आगे आगे दिया जाता था, लेकिन आज जो है क्या हो रहे हैं, मोस्टली कंपनीज से खरीदे जाते हैं। दिस समटाइम क्रिएट डिपेंडेंस ऑन कंपनीज फॉर सीड्स, तो ये डिपेंडेंस हमारा दिखाता है कंपनीज के ऊपर। सस्टेनेबल फार्मिंग कंबाइन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब सस्टेनेबल फार्मिंग क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन होकर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं, जैसे कि एफिशिएंट इरिगेशन। फार्मर फेस चैलेंजेस, फार्मर जो है बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे कि कम लैंड होना, क्लाइमेट चेंज, नॉन अफोर्डेबिलिटी ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट, क्योंकि बड़े होते हैं, महंगे होते हैं, तो मुश्किल हो जाता है, और मार्केट चैलेंजेस, तो ये सारे चैलेंजेस फार्मर फेस करते हैं। द गवर्नमेंट हेल्प, अब गवर्नमेंट भी हेल्प करती है थ्रू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, उनको इन्फॉर्मेशन देती है चीज़ों का, रिसर्च और ट्रेनिंग का, और एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। नाउ क्वेश्चन 1, व्हाई डू फार्मर इन केरला ग्रो राइस वाइल फार्मर इन पंजाब ग्रो मोस्टली व्हीट, तो ये क्यों होता है, अगर इनको स्वैप कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, क्या होगा। तो राइस इन केरला एंड व्हीट इन पंजाब आर एंड जस्ट हैबिट नहीं है, दे आर बोटेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ राइट क्रॉप एट राइट होम। ईच क्रॉप हैज इट्स ओन फेवरेट क्लाइमेट, सोइल एंड वाटर नीड्स, एंड द 2 states सिट्स एट अपोजिट एंड ऑफ इंडिया एनवायरमेंटल चेस बोर्ड, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। केरला गर्म है, वेट है, ह्यूमिड है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द ईयर। मॉनसून रेन सोक द फील्ड, वो उनको गीला रखती है। रिवर रिचार्ज क्विकली एंड द सोइल इज परफेक्टली सूटेड फॉर राइस। अ प्लांट दैट थ्राइव्स विद इट फिट हैप्पीली समर्ज्ड इन वाटर, क्योंकि राइस को ज़्यादा पानी की जरूरत है। राइस इज बेसिकली एम्फीबियन अमंग क्रॉप्स। नाउ Punjab on the other hand is cooler and much drier. Its winter drop the temperature just the way wheat likes it. जिस टाइम पे जो है wheat को जितना टेम्परेचर पसंद होता है, तो ठंड भी उतना ही टेम्परेचर होता है। wheat needs a cool growing season. wheat को ठंडा सीजन चाहिए, उसके बाद गर्म चाहिए और ड्राई हार्वेस्ट चाहिए। The plain there are the grains bowl of India preciously because wheat sits comfortably in that rhythm. तो जो प्लेन है, जो ये एरिया है, यहाँ पर ज़्यादातर वीट होती है, क्योंकि ये एक तरह से बहुत कंफर्टेबली यहाँ पर ग्रो करती है। वीट डज नॉट ग्रो वेल इन टू मच वाटर, वीट जो है ज़्यादा पानी में ग्रो नहीं करेगी, एंड कैन नॉट टॉलरेट स्टैंडिंग वाटर, और ज़्यादा पानी में नहीं खड़ी रह पाएगी। वाइल राइस जो है ईजिली ग्रो करते हैं फ्लडिंग फील्ड्स में। अगर वीट के उसमें खेतों में ज़्यादा टाइम तक पानी खड़ा रहता है तो फसल ख़राब हो जाएगी, लेकिन राइस को पानी चाहिए होता है। अगर दोनों को स्वैप कर देंगे, थिंग्स वुड टर्न मैसी। इन केरला वीट वुड स्ट्रगल, वीट ग्रो नहीं कर पाएगी। द क्लाइमेट जो है ज़्यादा वार्म होगा, ह्यूमिड होगा ड्यूरिंग द
वीट ग्रोइंग सीजन विच इनवाइट डिजीज ज़्यादा होंगी और पूरा का पूरी फसल खराब हो जाएगी. हैवी रेन वुड फ्लैटन द क्रॉप और रोट इट आउटराइट, ज़्यादा बारिश से वो खराब हो जाएगी. केरला सॉइल एंड वेदर सिंपली डोंट गिव वीट द कूल एंड ड्राई विंडो इट्स नीड. सेम इन पंजाब, राइस जो है गजल हो जाएगा ग्राउंड वाटर में एट अ अलार्मिंग रेट. राइस नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग वाटर, उसे बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है जो खड़ा रहे उसके आसपास. पंजाब डजेंट नेचुरली गेट द मच रेनफॉल, और यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं आती. फार्मर दीज दे आर ऑलरेडी स्ट्रेन देयर इक्विफायर वेयर दे ग्रो राइस इन द खरीफ सीजन. अ फुल स्केल शिफ्ट टू राइस वुड ड्रेन अंडरग्राउंड वाटर, तो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो पूरा खत्म हो जाएगा. इवन फास्ट एंड रिस्क टर्निंग फर्टाइल लैंड इनटू अ क्रैक्ड, और जो फर्टाइल लैंड है वहाँ का इतना पानी यूज़ करे वो खराब ही हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब वो सूखा हो जाएगा. थर्स्टी प्लेन ड्यूरिंग द ऑफ सीजन. सो द क्रॉप स्टे वेयर दे आर, तो क्रॉप जहाँ पर है वो वहीं रहे, बिकॉज ईच स्टेट जो है इवोल्व किया उन्होंने अपना क्वाइट पार्टनरशिप क्लाइमेट के साथ और सोइल के साथ. सो इट्स अ रिमाइंडर दैट एग्रीकल्चर इज बेसिकली इकोलॉजिकल मैच मेकिंग एंड व्हेन द पार्टनर फिट, जब पार्टनर फिट करते हैं तो हार्वेस्ट जो है सिंक करती है, यानी कि अच्छे से ग्रो करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, तो हमें इनको मैच करना था. कॉलम ए में है आपका खरीफ फसल, क्रॉप ड्यूरिंग ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून. रबी, क्रॉप ड्यूरिंग द विंटर. एलुवल सोइल, सोइल रिच इन न्यूट्रिएंट डिपॉजिट बाय रिवर. टेरेस फार्मिंग, मेथड ऑफ फार्मिंग ऑन हिल साइड्स. एल्पाइन सोइल, थिन रफ एंड रॉकी सोइल फाउंड इन माउंटेन्स रीजन. जैद क्रॉप, क्रॉप ग्रोन इन समर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू सर्टेन क्रॉप्स थ्राइव इन स्पेसिफिक रीजन. कुछ क्रॉप जो है कुछ ही रीजन में जल्दी ग्रो करती है, तो क्यों. सो क्रॉप थ्राइव इन स्पेसिफिक रीजन बिकॉज ईच क्रॉप नीड सर्टेन कंडीशन, क्योंकि हर एक क्रॉप को एक स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है अच्छे से ग्रो करने के लिए. एंड डिफरेंट प्लेस प्रोवाइड करती है डिफरेंट क्लाइमेट एंड वाटर कंडीशंस, सोइल एंड वाटर कंडीशन. जैसे कि क्लाइमेट क्या क्या है, क्लाइमेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ क्रॉप थ्राइव्स. एवरी क्रॉप नीड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनलाइट. जैसे कि टी जो है ग्रो करती है कूल में, वेट हिल्स में. कॉटन को गर्म और ड्राई वेदर चाहिए. सोयल टाइप भी एक इंपॉर्टेंट है एज अ क्लाइमेट. डिफरेंट सोयल कंटेन करती है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड हैव डिफरेंट टेक्सचर्स. जैसे कि वीट जो है एलुवियल सोयल में अच्छे से ग्रो करती है, बाजरे को जो है सैंडी सोयल चाहिए. Availability of water is also important for a crop to thrive. Some crops require a lot of water जैसे कि rice, while other needs very little जैसे कि millets. Area with heavy rainfall naturally support water loving crops. Another important condition for crops to thrive it is topography, यानी कि उसका जो लैंड फॉर्म है, हिल, प्लेन एंड प्लेटू, all support different kind of farming. Terrace farming in hilly helps grow crops in step to prevent soil erosion. Length of growing season is also a factor of crops for crop to thrive. Some crop need a long warm season. ज़्यादातर crop को बड़ा और लंबा warm season चाहिए, और जबकि कुछ को जो है कूलर में कुछ महीने में ही हो जाएगा. Traditional practices and local knowledge also help crop to thrive. Farmer grow that what has been successful for generation in their region. तो farmer वही चीज़ grow करते जो उनके region में बहुत time से grow हो रही है. क्रॉप ग्रो बेस्ट where the climate, soil and water supply match their need. और क्रॉप भी वहीं ग्रो होंगी जहाँ पर उनके अकॉर्डिंग सोयल, क्लाइमेट सब चीज़ें मिलेंगी. That's why each region has its own typical crops. Now question number 4. How has modern technology helped farmer? तो modern technology किस तरह farmer की help करती है. Modern technology has helped farmers in many powerful ways, making farming faster, easier and more productive. Some of them are improved irrigation. Drip and sprinkle system help farmers save water and irrigate field more efficiently. Better seeds. अब better seed मिलते हैं, high yielding variety seeds मिलते हैं, disease resistant seed होते हैं जो increase करते हैं production को और cost को जो crop की reduce उसको कम करते हैं loss को. Use of machine, tractor, harvester, thresher and seed drills make farming quicker and reduce manual labor. Weather forecasting. Farmer can help plan sowing, irrigation and harvesting by using accurate weather updates. फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ये हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट को क्रॉप के लिए, प्रोटेक्ट करते हैं पेस्ट से और इंक्रीज करते हैं सॉइल न्यूट्रिएंट को बेटर ग्रोथ के लिए. कोल्ड स्टोरेज एंड बेटर ट्रांसपोर्ट. रिड्यूस स्पॉइलेज को रिड्यूस कर देते हैं, हेल्प करते हैं फार्मर को सेल क्रॉप इन डिस्टेंट मार्केट फॉर बेटर प्राइस. मोबाइल एप्स एंड डिजिटल टूल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट क्रॉप प्राइजेस, weather, soil health and modern techniques directly to farmers.
Now, question number 5. Why is sustainable agriculture important? And write a short note on this. Sustainable agriculture is important, बहुत important है, because it protects soil, save water, reduce करता है pollution को, while producing healthy food, और healthy food produce करता है. It help farmers, ये farmer को help करता है maintain करने में long term productivity, support करता है biodiversity को, और ensure करता है future generations को कैन मीट देयर फूड नीड्स, वो उनके फूड नीड को मीट कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए. क्वेश्चन नंबर 6. नेम सम चैलेंजेस दैट फार्मर्स फेस टुडे. तो कौन कौन से चैलेंजेस है जो फार्मर आजकल फेस करते हैं, व्हाट माइट बी देयर इम्पैक्ट फॉर पीपल. तो चैलेंजेस क्या क्या हैं? इरेगुलर रेनफॉल एंड क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से क्या होगा? लीड्स टू क्रॉप फेलियर एंड फूड शॉर्टेज. हाई इनपुट कॉस्ट, इंक्रीज प्राइस ऑफ फूड आइटम फॉर कंज्यूमर. पेस्ट एंड डिजीज, रिड्यूस प्रोडक्शन कोजिंग लोअर सप्लाई. लैक ऑफ मॉडर्न टूल्स, स्लो वर्क होता है और एफिशिएंसी रिड्यूस होती है. मार्केट इंस्टेबिलिटी, फार्मर जो है कम पैसे अर्न करते हैं और पीपल में फेस फ्लैक्चुएटिंग फूड प्राइसेस, और फूड प्रोवाइड बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करते हैं. इम्पैक्ट क्या होगा लोगों पर? दीज चैलेंजेस कैन रिड्यूस फूड प्रोडक्शन. अब फूड प्रोडक्शन कम हो सकता है क्योंकि लोग करेंगे, जब हमें उतना पैसा नहीं मिल रहा उस काम को करने का तो क्यों करेंगे. फूड प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, कोज इकोनॉमिक हार्डशिप जो है होती है फार्मिंग फैमिलीज़ के लिए, और अफेक्ट होता है ओवरऑल फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. हैव अ डिबेट ऑन द क्लास. अब डिबेट करनी है आपको क्लास में टॉपिक पर, ट्रेडिशनल इरीगेशन मेथड आर बेटर देन मॉडर्न वंस. तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? जैसे फॉर द मोशन, ट्रेडिशनल इरीगेशन मेथड बेटर है बिकॉज दे आर सिंपल, लो कॉस्ट एंड सस्टेनेबल फॉर स्मॉल फार्मर. टेक्निक लाइक कैनल्स, टैंक्स एंड वेल्स वर लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज एंड डू नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव मशीनरी. दे ऑल्सो हेल्प रिचार्ज ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, एंड सपोर्ट करते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस दैट हैड बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज. अगेंस्ट में क्या क्या बोल सकते हैं? मॉडर्न इरीगेशन मेथड ज़्यादा एफिशिएंट और पानी सेव करते हैं, जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकल सिस्टम. डिलीवर करते हैं वाटर डायरेक्टली टू द प्लांट. रिड्यूस वेस्टेज होता है, और जो क्रॉप यील्ड है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है. दे वर्क वेल इवन इन एरिया विद लिमिटेड वाटर, जहाँ कम पानी है वहाँ भी वो काम करते हैं. ऑल्दो दे रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए. मॉडर्न मेथड सपोर्ट हायर प्रोडक्टिविटी एंड मीट द नीड्स ऑफ टुडेज एग्रीकल्चर. नाउ राइट अ शॉर्ट एसे डिस्क्राइबिंग व्हाट फार्मिंग माइट बी लाइक, कि फार्मिंग जो है किस तरह की है व्हेन यू आर 60 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, अब जब आप 60 ईयर्स ओल्ड के हैं. यू कुड ड्रॉ और पेंट अ पिक्चर टू इलिस्ट्रेट व्हाट यू इन्विजन, क्या क्या आपको दिख रहा है. तो क्या होगा? व्हेन आई विल बी 60 ईयर ओल्ड आई इमेजिन फार्मिंग विल लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडे. फील्ड्स विल हैव स्मार्ट सेंसर टू मॉनिटर सॉइल, वाटर एंड क्रॉप हेल्थ, सब चीज़ें हो सकती हैं. रोबोट और ड्रोन जो है प्लांट करेंगे सीड को, स्प्रे करेंगे फर्टिलाइजर को, और हार्वेस्ट करेंगे क्रॉप एफिशिएंटी को एफिशिएंटली. वाटर विल बी सेव्ड, वाटर को जो है सेव किया जा सकेगा एडवांस ड्रिप और स्प्रिंकल सिस्टम का यूज़ करके. क्रॉप जो है ग्रो करेंगे ऑर्गेनिकली और इको फ्रेंडली मेथड से. फार्मर विल यूज़ सैटेलाइट वेदर फोरकास्ट यूज़ करेंगे ताकि वो प्लान कर सके कि किस टाइम जो है सो करना है, बोना है, और किस टाइम पे हार्वेस्ट करना है, ताकि लॉस जो है कम हो. डिस्पाइट टेक्नोलॉजी आई होप, अब ये सारी टेक्नोलॉजी के साथ मैं साथ में होप करती हूँ या करता हूँ, विल स्टिल वैल्यू ट्रेडिशनल नॉलेज. ट्रेडिशनल नॉलेज उस टाइम भी यूज़ होगी, जैसे कि क्रॉप रोटेशन और नेचुरल पेस्ट कंट्रोल. फार्मिंग विल बी क्लीन, एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल, producing enough food for everyone while keeping the earth healthy. Now, question number 9. Form small group and discuss the issue affecting the Ganga basin. Prepare a presentation proposing your solution and their reasonable your reason, जो भी आपके reason है, share and discuss in the class. So for our group project we studied the Ganga basin and the problem it faces. The main issue क्या है? Include a water pollution for sewage and industrial waste. डिफॉरेस्टेशन अलोंग द रिवर बैंक कोजिंग सॉइल इरोजन, ओवर फिशिंग जो है उसकी रिड्यूस हो रही है फिश पॉपुलेशन, और फ्लड ड्यूरिंग हैवी रेन ड्यू टू पुअर वाटर मैनेजमेंट. ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस वाटर फ्लो बिकॉज हाइयर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है एवेपोरेशन और मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर ज़्यादा फास्ट. इट ऑल्सो कोजेज इरेगुलर रेनफॉल लीडिंग टू फ्लड इन सम सीजन्स एंड ड्रोट इन अदर्स. टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, अब इन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड, उनको अच्छे से ट्रीट करके रिलीज करना है पानी में इनटू द रिवर टू कीप द वाटर क्लीन एंड सेफ. ट्रीज शुड बी प्लांटेड, ट्रीज जो है ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए अलोंग द रिवर बैंक टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन
and fishing should be regulated to maintain healthy fish population. Reduce the use of fossil fuels, use public transport, avoid burning crop residue, and use energy efficient appliance. Additionally, building embankment and improving water management will help control floods. Implementing these solutions will protect the Ganga and support the people, animal and plant that depends on it. Now question number 10. Looking at the crop listed in the section echoes from the past, which one do you find in your home? आपके आसपास कौन सी मिलती हैं? And what conclusion can you draw from your observation? So when I look at the crop mentioned in echoes from the past, I find that many are still used in my home. These include rice, wheat, barley, millets, pulses like green gram and black gram, oil seeds such as sesame and mustard, and fruits like mango and jackfruit. Many crop cultivated thousands of years ago and are still part of our daily diet. दिस शोज, अब ये शो करता है that ट्रेडिशनल क्रॉप वर न्यूट्रिशियस, ज़्यादा न्यूट्रिशियस थी और वेल सूटेड थी टू द लोकल सॉइल एंड क्लाइमेट and important for sustaining communities. It also reflects how Indian agriculture has preserved knowledge from the past while continuing to grow a variety of crops today. अब ग्रो भी कर रहे हैं अलग अलग तरह की फसल, लेकिन अपनी पहले की चीज़ों को भी वो साथ में लेकर चले हैं. सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. क्वेश्चन आंसर वगैरह सब हो गए हैं. अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.